नमस्कार, कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों को धमकाने के मसले पर आरोपों पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत देने के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि पुलिस रिपोर्ट में यह आरोप साबित नहीं हुआ है कि मिश्रा के करीबी व्यक्ति ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। हालांकि न्यायालय ने गवाह को स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने की छूट दी और आदेश दिया है कि इस पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जाए। न्यायालय ने महत्वपूर्ण गवाहों की शीघ्र जांच का भी आदेश दिया है। न्यायालय ने आदेश दिया है निर्देश पर मुकदमा आगे बढ़े और साथ ही चूंकि अगली तारीख 16 अप्रैल को है, इसीलिए चश्मदीद गवाहों और महत्वपूर्ण गवाहों की जांच को प्राथमिकता दी जाए। अगली तारीख से इसके पहले ही इसकी समय सारणी तय की जाए। नवंबर 2024 में कोर्ट ने मिश्रा को जमानत याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया था। लखीमपुर के पुलिस अधीक्षक को भी मामले की जांच करने का निर्देश दिया गया था। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट पेश की और आवेदकों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि बातचीत की प्रतिलिपि से पता चलता है कि भाजपा का एक व्यक्ति गवाह को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। पुलिस का कहना है कि पहचान ज्ञात नहीं है। हालांकि मिश्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने आरोपों से इनकार किया है। रिपोर्ट देखने के बाद कोर्ट ने कहा है कि अगर आप व्यथित हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। मिश्रा पर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अब निरस्त कृषि कानून के विरोध में एकत्र हुए कम से कम 4 किसानों की हत्या का आरोप है। वह फिलहाल जमानत पर है। हिंसा में एक पत्रकार समेत कुल 8 लोग मारे गए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विशेष जांच टीम ने बाद में निचली अदालत में मिश्रा और अन्य के खिलाफ 5000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया। सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई की निगरानी कर रहा है। बता दें आपको, जनवरी 2023 में मिश्रा को शीर्ष अदालत ने अंतरिम जमानत दी थी। जुलाई 2024 में उन्हें नियमित जमानत दी गई थी। जमानत की शर्तों के तहत मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में रहने की अनुमति है। हालांकि उन्हें मुकदमे के लिए लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति है। आपको बता दें कि पीठ ने मामले की बड़ी संख्या में गवाहों का हवाला देने पर सवाल उठाया और इस बात पर जोर दिया कि महत्वपूर्ण गवाहों के बयान जल्द से जल्द दर्ज किए जाने चाहिए। न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की कि गवाहों की इतनी लंबी सूची क्यों होनी चाहिए। 200 से 300 गवाहों का एक नया चलन है, फिर 20 या उससे अधिक गवाह मूल बयान पर कायम नहीं रहेंगे। हम पहले ही मान चुके हैं कि अभियोजक वैज्ञानिक जांच करवा सकता है और सूची को छोटा कर सकता है। जैसे गवाह क्यों होने चाहिए जो एक ही बात कहेंगे। इस बीच न्यायालय ने मिश्रा को 5 अप्रैल को रामनवमी पर लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुलडोजर एक्शन के लिए फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई करने से पहले पर्याप्त समय देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वह प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों के पुनर्निर्माण की अनुमति देगा और इन घरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए तोड़ दिया था। कोर्ट ने ये फैसला इसलिए दिया है क्योंकि घरों को नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ही उसे तोड़ दिया गया। मालिकों को अपील करने का समय भी नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह पीड़ितों को अपने खर्च पर घर बनाने की अनुमति देगा और कुछ शर्तें जो हैं वो माननी होगी। उन्हें एक हलफनामा देना होगा कि वे समय पर अपील करेंगे, जमीन पर कोई दावा नहीं करेंगे।
और किसी तीसरे पक्ष को शामिल नहीं करेंगे। अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो उन्हें अपने खर्च पर घरों को फिर से तोड़ना होगा। कोर्ट ने मामले को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया ताकि याचिकाकर्ता हलफनामा दाखिल कर सके। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2019 के अपने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें ताज टेप्रिजियम जोन या टीटीजेड के भीतर गैर वनीय और निजी भूमि पर पेड़ों को काटने के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता को हटा दिया गया था। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्जवल भोयान की पीठ ने कृषि वानिकी गतिविधियों के लिए पेड़ काटने की अनुमति की आवश्यकता से छूट मांगने वाली एक अर्जी पर विचार करने के आदेश पारित किए और साथ ही इससे पहले कोर्ट ने आवेदक को नोटिस जारी कर पूछा था कि उस आदेश को वापस क्यों न लिया जाए, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये अप्रतिबंधित पेड़ों की कटाई की अनुमति देता है। कोर्ट ने कहा कि अर्जी में कृषि वानिकी के अर्थ और अवधारणा पर स्पष्टता का अभाव है और हालांकि याचिका में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है, लेकिन कोर्ट ने पाया कि प्रार्थना के एक खंड में 8 मई 2015 के अपने पहले के आदेश में संशोधन की भी मांग की गई थी, जिसमें टीटीजेड में पेड़ों की कटाई के लिए कोर्ट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया था। आवेदक ने टीटीजेड के भीतर गैर वनीय निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए न्यायालय की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता को हटाने की मांग की। न्यायालय ने टिप्पणी की कि उसे ये विश्वास दिलाना गलत हो सकता है कि संशोधन अनुरोध कृषि वानिकी तक ही सीमित था। न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को 1 महीने के भीतर कृषि वानिकी का अर्थ स्पष्ट करने और इसे बढ़ावा देने की प्रार्थना के संबंध में सिफारिशें देने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पक्षों को सीईसी को सहायक सामग्री प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। न्यायालय ने मथुरा वृंदावन में डालमिया फॉर्म नामक निजी भूमि में 454 पेड़ों की अवैध कटाई के मुद्दे को भी संबोधित किया। न्यायालय ने दिसंबर में शिवशंकर अग्रवाल नामक व्यक्ति को अवमानना नोटिस जारी किया था, जिन्होंने अपने हलफनामे में कृत्य को स्वीकार किया था और बिना शर्त माफी मांगी थी। सीईसी की सिफारिशों के आधार पर न्यायालय ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने और प्रतिपूरक वन रोपण करने का निर्देश दिया। इसने कहा कि अवैध कटाई के कारण खोए गए हरित आवरण को पुनर्जीवित करने में कम से कम 100 वर्ष लगेंगे। जस्टिस ओका ने इस घटना पर कड़ी असहमति जताते हुए इसे असंख्य लोगों की हत्या जैसा बताया। अग्रवाल ने दावा किया कि उन्हें न्यायालय के पूर्व अनुमति की शर्त लगाने वाले आदेश की जानकारी नहीं है। हालांकि न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध वर्ष 2015 से ही लागू है। न्यायालय ने कहा है कि वृंदावन विकास प्राधिकरण ने 23 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा मामले का समाधान किए जाने तक संबंधित स्थल के लिए कोई निर्माण स्वीकृति नहीं दी जाएगी। अगली खबर का रुख करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मार्च को एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़े एक मामले में दिए गए विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई हुई है। जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि जज द्वारा ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करने से हमें खेद है और साथ ही ये भी कहा है कि इस फैसले में मानव दृष्टिकोण और कोई संवेदनशीलता नहीं दिखती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में की गई टिप्पणी पर रोक लगाई और साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार और केंद्र सरकार और पीड़ित पक्ष को भी नोटिस जारी करते हुए अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को कोर्ट की सहायता करने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि सीजीआई के निर्देशों के आधार पर इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया गया है। हमने हाई कोर्ट के आदेश को देखा है। हाई कोर्ट के आदेश में कुछ पैरा जैसे 21, 25 और 26 में जज द्वारा संवेदनशीलता की पूर्ण कमी को दर्शाया गया है और ऐसा नहीं है कि फैसला जल्द में लिया गया है। ये रिजर्व
होने, जी हाँ, ये फैसला रिजर्व होने के 4 महीने बाद सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पीड़िता की मां ने भी अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसकी याचिका को भी इसके साथ ही जोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की 17 मार्च 2025 की जजमेंट का। इस पे JRC जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस की तरफ से हमने एक SLP दाखिल करी थी 2 दिन पहले। वो भी आज हमने उसके बारे में भी कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करी जज साहब के सामने। जज साहब ने 17 मार्च वाले ऑर्डर को स्टे किया है और ये भी कहा है कि उस ऑर्डर में बिल्कुल भी सेंसिटिविटी नहीं है विक्टिम के प्रति, उस अपराध के प्रति जो उसके साथ हुआ है। इसलिए कोर्ट ने यूनियन को नोटिस दिया है। अब ये 2 से 3 हफ्ते बाद दोबारा लगेगा। आज इतने पैसे कोई बिजनेसमैन के घर या दुकान से मिलते थे तो उसको कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलता था। उसके पीछे ED, IT, CBI सब लागू हो जाती थी। और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ अप्रोच क्यों? आज जस्टिस खन्ना ने को मैं पूछ रही थी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अपील, इट इज नॉट अ कोर्ट, द फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटीज आर पुलिस, द ED, द CBI। उनको काम क्यों नहीं दिया जाता है कि क्या फैक्ट्स निकाले? इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको क्यों नहीं काम दिया जाता है? वाई देयर इज अ डिफरेंस? एक नॉर्मल सिटीजन, एक नॉर्मल बिजनेसमैन और जज के लिए इतना तफावत क्यों? यही मेरा प्रश्न था जस्टिस। टेरर फंडिंग के आरोपी और बारामूला से सांसद राशिद को दिल्ली हाईकोर्ट ने कस्टडी पैरोल दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राशिद इंजीनियर को संसद सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल दी है। हाईकोर्ट ने 26 मार्च को उसे 4 अप्रैल तक संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल दी है। दरअसल राशिद इंजीनियर ने मौजूदा संसद सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी पैरोल की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कल हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने कहा है कि जेल से बाहर रहने के दौरान राशिद मोबाइल फोन या लैंडलाइन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और मीडिया से बातचीत नहीं कर पाएंगे। बता दें कि राशिद 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत ही मुकदमे का सामना कर रहे हैं। इंजीनियर राशिद ने कहा कि 10 मार्च के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 4 अप्रैल तक लोकसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए हिरासत, पैरोल या अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। वहीं पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि उसने जो बॉर्डर है हरियाणा के पास से शंभू और खनौरी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया है और राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात की मुक्त आवाजाही के लिए खोल दिया है। पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरविंदर सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की खंडपीठ को भी ये सूचित किया। प्रदर्शनकारियों के सीनियर नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने अपना अनशन, जो पिछले साल नवंबर में शुरू हुआ था, समाप्त कर दिया है। खंडपीठ ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित यथास्थिति आदेश के कथित उल्लंघन में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पंजाब अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर विचार करने से भी इनकार कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि यह न्यायालय ही है जो सरकार को हाईकोर्ट खोलने के लिए प्रेरित कर रहा है। जस्टिस कांत ने अवमानना याचिका का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट अंग्रेज सिंह से कहा है कि हम उनसे राजमार्ग खोलने के लिए कह रहे हैं, अवमानना याचिका गलत है। इसके बाद अवमानना याचिका वापस लेने का फैसला किया है। बता दें आपको कि न्यायालय ने पंजाब के मुख्य सचिव और DGP के खिलाफ पहले ही शुरू की गई अवमानना कार्रवाई भी रद्द कर दी है, क्योंकि उनके पास उस समय अनशन पर बैठे डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती करने के लिए कदम नहीं उठाए। न्यायालय ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति को, जिसका गठन उसने प्रदर्शनकारी किसानों और सरकारों से बातचीत करने के लिए किया, अपनी पूरक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। पिछली बार न्यायालय ने
मामले को स्थगित कर दिया और जब उसे सूचित किया गया, प्रदर्शनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच चर्चा चल रही है। इसी साल जनवरी में पंजाब के अधिकारियों और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच गतिरोध तब दूर हुआ जब प्रदर्शनकारी किसानों ने उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष जस्टिस नवाब सिंह से मिलने पर सहमति जताई। पिछले साल नवंबर से भूख हड़ताल पर बैठे डल्लेवाल को तबीयत बिगड़ने के बाद मेडिकल अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। किसानों ने पिछले साल फरवरी में न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक सुरक्षा जैसी मांगों को उठाते हुए अपना विरोध शुरू किया। अगली खबर का रुख करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिनके आवास में 14 मार्च को कथित तौर पर भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। न्यायमूर्ति अभय अशोका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने अधिवक्ता मैथ्यूज जे निम्बुद्रा और हेमाली सुरेश कुरने द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि सीजेआई खन्ना द्वारा गठित एक आंतरिक समिति पहले से ही इस मामले की जांच कर रही है और यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कुछ गड़बड़ तो कानून अपना काम करेगा। पीठ ने टिप्पणी की, आंतरिक जांच जारी है, यदि रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ दिखाई देती है तो एफआईआर दर्ज की जा सकती है या मामले को संसद में भेजा जा सकता है। आज इस पर विचार करने का समय नहीं है। न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि कृपया इन हाउस जांच प्रक्रिया निर्धारित करने वाले दोनों निर्णय को पढ़ें। प्रक्रिया के बाद सभी विकल्प खुले हैं। पीठ ने कहा कि हमने याचिका देखी, ये सवाल उठाए गए, अब आंतरिक जांच चल रही है, लेकिन हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और फिर प्रधान न्यायाधीश के पास सभी विकल्प खुले हैं। नेदुम्बरा ने जवाब दिया कि आम आदमी नहीं समझेगा। न्यायमूर्ति ओका ने टिप्पणी की, आपको आम आदमी को कानून बनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि आंतरिक समिति पहले से ही घटना की जांच कर रही है। इसके लिए न्यायालय ने वर्तमान याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। आंतरिक जांच रिपोर्ट के बाद कुछ गलत पाया जाता है तो मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं या मामले को संसद में भेज सकते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ एफआईआर खारिज की है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी द्वारा सोशल मीडिया पर अपलोड की गई एक कविता को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए गुजरात पुलिस की आलोचना की। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने एफआईआर को खारिज कर दिया। इस बात पर भी जोर दिया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उस पर अनुमेय प्रतिबंधों से ऊपर है और भारतीय न्याय संहिता धारा 196 के तहत धार्मिक समूह के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के अपराध को असुरक्षित लोगों के मानकों के आधार पर लागू नहीं की जा सकती है, जो हर छोटी आलोचना पर बुरा मान जाते हैं। न्यायालय ने कहा है कि नागरिक होने के नाते पुलिस अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य है। जब धारा 196 बीएनएस के तहत अपराध होता है तो इसे कमजोर दिमाग या उन लोगों के मानकों के अनुसार नहीं आंका जा सकता जो हमेशा हर आलोचना को अपने ऊपर हमला मानते हैं। पीठ ने कहा कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक अदालतों को सबसे आगे रहना चाहिए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे प्रिय अधिकार है। न्यायालय ने कहा है कि पुलिस अधिकारी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं और धारा 196 बीएनएस के तहत अपराध का मूल्यांकन मजबूत और साहसी व्यक्तियों के मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि इसका मूल्यांकन साहसी दिमाग के आधार पर किया जाना चाहिए। हमने माना है कि जब किसी अपराध का आरोप बोले गए या कहे गए शब्दों के आधार पर लगाया जाता है तो
मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 173(3) का सहारा लिया जाना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।